दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस ऐप में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में 10th चैप्टर, जिसका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों, आप किसी भी वस्तु को फेंकें किसी भी डायरेक्शन में, बट वह कुछ समय बाद नीचे ही आकर गिरती है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है कि वह वस्तु नीचे आती? जैसे पानी की धार ऊपर को भी डालें फिर भी वह घूमकर नीचे ही आती, क्यों? कि कोई वस्तु गिरती तो नीचे क्यों जाती? हमारे पैर जो हैं वो धरती पर कैसे जमे हुए हैं? इन सब प्रश्नों के जवाब मिलेंगे दोस्तों इस चैप्टर में। और इन सब प्रश्नों का जो सटीक उत्तर है वह है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह नीचे गिर पा रही हैं। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेविटेशन कहते हैं। दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट है पीएचडी, टीएसटी, सुपर टेट, टेट, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए, अर्थात यूपीएससी के लिए, पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, किसी का भी सीसेट एग्जाम हो, उसके लिए भी ये सीरीज इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर। अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन कौन साइंटिस्ट है दोस्तों? आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। कौन सा दोस्तों? प्लवन, जिसको बायंट फोर्स भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्लवन लिखा। आगे आप प्लवन बल के बारे में या बायंट फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। आइए अपना आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। जब उनके ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने दिमाग लगाया, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नीचे चला गया? जैसे आप बॉल लो, कुछ ऊंचाई पर फेंको, समटाइम्स आफ्टर वह बॉल वापस जमीन पर आ जाती। क्यों वापस आ जाए? सीधा आसमान में चला जाना चाहिए, बट नहीं होता। वो इसलिए वापस वापस आती है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह सेब और गेंद पृथ्वी पर गिरे हैं। तो क्या है, जब न्यूटन बैठे थे एक पेड़ के नीचे तो एक उन पर एक सेब गिरा आके। फिर क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं आगे। सेब गिरने की क्रिया को न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। बिल्कुल दोस्तों, क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे
10.1। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांधिए। क्या करना है दोस्तों? पत्थर बांधना है। फिर धागे के सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए, जैसा कि चित्र 10.1 में दिखाया गया। बिल्कुल, ये देखिए किस तरीके से ये बच्चा दोस्तों ट्राई कर रहा है। ये देखिए, ये रहा दोस्तों चित्र। पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग को क्या कर रहा है? वेग से वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ दोस्तों। आगे देखिए, पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति कर रहा था। बिल्कुल एक सर्किल में लगातार घूम रहा था, जैसा कि दिखाया चित्र में, तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। किसकी ओर लगता है दोस्तों? वह बल जो है वह केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बल केंद्र की ओर लगे उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। देखिए, जैसे ये कि वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा एबीसी वृत्त के बिंदु पर स्पर्श है। ये देखिए किस तरीके से दोस्तों है, आपको दिखाते। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। किस तरीके से ए सी के बीच में बी ये टच हो रहा, एक सर्किल पर एक लाइन टच हो रही, यही सरल रेखा दोस्तों है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती। अगर आपसे बाई चांस पूछा जाए, देखिए चंद्रमा अपना क्या उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा, घूम रहा, गति कर रहा। किस बल के कारण घूम रहा? तो वह घूम रहा अभिकेंद्र बल के कारण। जो अभिकेंद्र बल है वह केंद्र की ओर ही लगता है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते हैं? अब आगे देखते हैं दोस्तों। गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण हमने 9.4 में आपको पहले दिखाया, इसके पिछले वाले चैप्टर में। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इसी के तर्क का विस्तार यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए यहां से दोस्तों, वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या देखेंगे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देखेंगे। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। क्या होता है? दोनों, ये देखिए चित्र भी आपको दिखाते हैं। ये रहा दोस्तों चित्र 10.2। किन्हीं दो, ये दोस्तों रहा, किन्हीं दो
एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। ये देखिए ए और बी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये ए रहा और ये बी रहा। किस तरीके से है? एफ बराबर क्या? जी एम एम अर्थात कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर, क्या है? अपॉन डी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। मान लीजिए कैपिटल एम तथा स्मॉल एम द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, जैसा कि चित्र 10.2 में अभी आपको हमने दिखाया है। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। क्या है? आकर्षण बल जो है वह F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। अर्थात क्या होगा? ये F दिया गया है और गुणनफल दिया गया है m इंटू एम। ये दोस्तों फार्मूला, इसको जरूर देख लें और याद रखें। तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। F व्युत्क्रमानुपाती कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये ऊपर दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर याद रखें। और देखिए समीकरण भी दिया गया है 10.1 10.2 हमें प्राप्त होगा, तब जाकर दोस्तों क्या हमें फार्मूला प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा जाके। इसको देखिए और इसको देखिए, एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम इंटू एम। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों? इसको लिख सकते हैं हम लोग जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। समीकरण 10.5 में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें जी के एसआई मात्रक प्राप्त होंगे, जो कि एनएम स्क्वायर के जी माइनस 2 है। अब पढ़ेंगे हम लोग हेनरी कैवेंडिश के बारे में। देखिए ये हेनरी कैवेंडिश क्या थे, इन्होंने क्या किया है। हेनरी कैवेंडिश, जिनका जीवन काल 1731 से 1810 रहा है, ये एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। जी का जो वर्तमान मान है अर्थात ग्रेविटी का 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। देखिए क्या है, ये दिया गया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 दिया गया। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान बल होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अवकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते हैं। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हों या छोटी हों, चाहे ये खगोलीय हों या पार्थिव हों। व्युत्क्रम वर्ग देख लीजिए, F, डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि डी को 6 से गुणा कर दिया जाए तो F का मान 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36वां भाग रह जाएगा, सॉरी 36वां भाग रह जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों ये हो जाएगा। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा दें, ये दिया गया दोस्तों, देखिए क्या है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 दिया गया है। तो देखिए द्रव्यमान ये है, पृथ्वी का, चंद्रमा का यह द्रव्यमान दिया गया है। फिर इनको दोस्तों सॉल्व किया गया है। समीकरण 10.4 से क्या किया गया है, चंद्रमा पर लगाया बल है, फार्मूला दोस्तों ये दिया गया, इसको सॉल्व किया गया तो ये चीज़ निकल कर आई। अतः पृथ्वी पर चंद्रमा पर लगाया गया बल निकल कर आया। कुछ दोस्तों प्रश्न दिए गए, इनको आप स्वयं देखें। आइए अब देखते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का
सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध क्या होता है असंबद्ध मानी जाती हैं। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या है? हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अब हम लोग देखेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों। देखिए क्रियाकलाप क्या है? 10.2 क्या है दोस्तों? 10.2 है। देखिए क्या दिया, एक पत्थर लेना है, इसे ऊपर की ओर फेंकिए, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है? देखिए यहां से दिखाते हैं आपको। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। क्या है दोस्तों? जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो हम कहते हैं कि वह मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करती है, तो यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। किससे दोस्तों? जी से इसे प्रदर्शित करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। जी के मात्रक वही हैं जो त्वरण के, अर्थात ms-2। गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 10.2 में पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F इक्वल टू mg होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये होगा F इक्वल टू mg। समीकरण 10.4 तथा 10.6 से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए mg इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो ये क्या निकल कर आया? स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है। समीकरण 10.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो नीचे देख सकते हैं दोस्तों क्या बना। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9 में जी एम तथा आर के मान रखने होंगे, जैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी बराबर 6.7 इंटू 10⁻⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान m इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या r इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 है। अब देखेंगे क्या बना दोस्तों। ये देखिए पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड आया। अतः अब अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो जी कितनी आया है?
ये आया दोस्तों, अंडरलाइन कर देते हैं। जी इक्वल टू 9.8 मीटर माइनस 2 पावर। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल के आया। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। क्या देखेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। इसको दोस्तों अंडरलाइन कर देते हैं यहां से। यह समझने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, किसी ऊंचाई से समान दर से गिरेंगी, आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप हम लोग देखेंगे 10.3। क्या देखेंगे? 10.3 देखेंगे। कागज की एक सीट तथा एक पत्थर लीजिए, दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिससे हवा निकाल दी गई हो, तो कागज तथा पत्थर एक ही दर से नीचे गिरेंगे। क्या होंगे? एक ही साथ गिरेंगे। हम जानते हैं कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। समीकरण 10.9 से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, एक कहानी के अनुसार इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्या किया दोस्तों? गिराया। फिर देखिए क्या हुआ। क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण एक के स्थान पर जी रखने पर भी मान रहेंगे। जैसा कि दोस्तों ये समीकरण दिए गए, यहाँ से आप लोग देखें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। थर्ड क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये दोस्तों समीकरण दिए गए। यहाँ u एवं v क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम वेग तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। आइए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब उदाहरण हम लोग देखेंगे 10.2। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर सेकेंड माइनस 2 लीजिए। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी और 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है? देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सॉल्व किया गया, इसको आराम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग द्रव्यमान। क्या देखते हैं? द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास भी कहा जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जैसा कि अनुभाग 9.3 में हमने ये भी सीखा है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है। आइए अब हम लोग देखेंगे भार। हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है F इक्वल टू ma, अर्थात F इक्वल टू mg भी कर सकते हैं इसको। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। इसी समीकरण 10.14 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए दोस्तों,
W इक्वल टू mg। क्योंकि वस्तु का भार एक बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। भार का एसआई मात्रक वही है जो बल का होता है, अर्थात दोस्तों क्या होता है, न्यूटन होता है। भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सभी इसमें होते हैं। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात W कॉरस्पॉन्डिंग m। यही कारण है किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखेंगे किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा चंद्रमा पर इसका भार VWm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M और m है तथा इसकी त्रिज्या Rm है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, यह दोस्तों हो जाएगा, ये आप लोग देख पा रहे हो, W इक्वल टू G m इंटू एम अपॉन R स्क्वायर। मान लीजिए उसी वस्तु पर पृथ्वी पर भार WE है, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा इसकी त्रिज्या R है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब। क्या पढ़ेंगे, प्रणोद तथा दाब। क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? सेना का टैंक जिसका भार 1000 टन से भी अधिक होता है, एक सतत चेन पर क्यों टिका होता है? किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े क्यों होते हैं? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को समझने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल, जिसको कि प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब की धारणा से परिचय कराना सहायक होगा। प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। अब हम लोग स्थिति देखेंगे। फर्स्ट कौन सी, देखिए दोस्तों क्या है, किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं। किसी बुलेटिन बोर्ड पर आप एक चार्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। अपने अंगूठे से दबाना होगा। इस अवस्था में आप पिन के शीर्ष अर्थात चपटे भाग की सतह के क्षेत्रफल पर बल लगाते हैं। यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। जैसे ये देखिए, इस चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लगाया गया। अब हम लोग देखेंगे स्थिति नंबर 2, आप शिथिल। अब हम लोग देखेंगे स्थिति नंबर 2। फिर से देखिए, समझिए दोस्तों, आप शिथिल या ढीले रेत पर खड़े होते हैं। आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। आप रेत पर लेटिए। आप देखें कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता है। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आप पढ़ चुके हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह के लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद इसको कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग जाता है। जब आप लेट जाते तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है। आपके पैरों के क्षेत्रफल से अधिक है। इस प्रकार समान परिमाण के बलों का भिन्न भिन्न क्षेत्रफलों पर भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। उपरोक्त स्थिति में प्रणोद समान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं।
इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर कि वह लगता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में अधिक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद दाब को कहते हैं। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये बोल सकते हैं दाब बराबर प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। समीकरण 10.20 में प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। यह मात्रक n/m² या nm-2 होता है। वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के समान। देखिए, ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दाब का क्या होता है मात्रक, एसआई मात्रक पास्कल होता है, इसे पी से व्यक्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्रफलों पर लगने वाले प्रणोद के प्रभाव को समझने के लिए आइए एक संख्यात्मक एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोस्तों आपको दिखाते, इसको समझना है और खुद ही आप लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया, इसको समझे और खुद आप लोग करें। अब देखेंगे तरलों में दाब। अब हम लोग देखेंगे तरलों में दाब। सभी द्रव या गैस तरल हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावकता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उत्प्लावकता, जिसको इंग्लिश में बायोटेंसी भी कहते हैं, या उत्प्लावन बल दिया गया हो तो इसे इंग्लिश में बाइंड फोर्स भी कहते हैं, जो कि पानी से संबंधित होता है। क्या आप कभी किसी तालाब में तैरे हैं और आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया है? क्या कभी आपने किसी कुएं से पानी खींचा है और अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना, फिर से देखिए दोस्तों, और आपने अनुभव किया कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो क्या वह डूब जाएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्प्लावकता के बारे में जानना आवश्यक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्रियाकलाप 10.4। प्लास्टिक की खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए। आप देखें कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। आप ऊपर की ओर धक्का महसूस करते हैं और इसे क्या करेंगे, अधिक नीचे धकेलने का प्रयास कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जो होता है वह बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह ना डूब जाए। अब क्या करना है, अब बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर सतह पर वापस आती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि ऐसा है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूब क्यों नहीं जाती है? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं? देखिए दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल डुबोई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। बोतल को पूरी तरह डुबोए रखने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इसे नीचे की दिशा में लगने वाले एक बाहरी बल को लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह बल कम से कम ऊपर की ओर लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर के बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्प्लावन बल होता है।
वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर है दोस्तों। देखिए यहाँ से दोस्तों, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं या डूबती क्यों हैं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एक क्रियाकलाप देखना होगा। देखेंगे क्रियाकलाप 10.5। पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिए और इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता। कील डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जिसे ऊपर की दिशा में धकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए डूब जाती है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं 10.5 में पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती तथा कॉर्क तैरता रहता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, कॉर्क तैरता रहता है जबकि कील डूब जाती। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए तैरता है, जैसा कि चित्र 10.5 में आपने देखा है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आप पढ़ें और स्वयं करें। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका पढ़ेंगे? आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने बायंट फोर्स दिया था। देखिए क्रियाकलाप है 10.7। एक पत्थर का टुकड़ा लीजिए और इसे कमानीदार तुला या रबड़ की डोरी के सिरे से बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए, जैसा कि चित्र 10.6 में दिया गया है। पत्थर के भार के कारण रबड़ की डोरी की लंबाई में वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब पत्थर को एक बर्तन में रखें, पानी में धीरे से डुबोइए, जैसा कि चित्र 10.6b में दिखाया गया है। परीक्षण कीजिए कि डोरी की लंबाई में तुला की लंबाई में क्या परिवर्तन है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं 10.6 ए तथा देखिए ए दिया गया है और ये बी दिया गया है दोस्तों। चित्र आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डोरी की प्रसार या तुला की माप में कमी से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है और इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। चर्चा की जा चुकी है कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक ही वस्तु के लिए यह सभी तरलों में समान होता है? क्या किसी दिए गए तरल में सभी वस्तुएं समान उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है। देखिए यहां से पढ़ेंगे दोस्तों, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्या अब आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाकलाप 10.7 में पत्थर के पानी में पूरी तरह डूबने के बाद डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं हुई? आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। ये जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।
कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप खुद ही दोस्तों कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व। देखिए क्या दिया गया है। आप जानते हैं कि किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक जो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। किलोग्राम प्रति घन मीटर दोस्तों होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है, अतः किसी पदार्थ का घनत्व उसका एक लाक्षणिक गुण होता है। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम घन मीटर होता है, जबकि पानी का 1,000 किलोग्राम घन मीटर होता है। किसी पदार्थ के नमूने का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच में सहायता कर सकता है। प्राय किसी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। अर्थात देखिए दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ये देखिए दोस्तों क्या है, आपेक्षिक घनत्व इक्वल टू किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान रेशियो का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आइए दोस्तों पूरे चैप्टर को अब करते हैं रिवाइज। आपने क्या सीखा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संपन्न न हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। अर्थात जो वेट होता है वह चेंज हो सकता है, बट जो मास होता है वह नो चेंज। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती हैं। द्रव मतलब यहाँ पर दोस्तों लिक्विड की बात हो रही है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की एनसीईआरटी की क्लासेस आपको लगातार 12 तक मिलेंगी। आपको करना क्या है, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।